न्यूज टेक स्टूडियो, यानी कि बेहतर से बेहतरीन अंदाज में आपको खबरें मिलेंगी। और इस बेहतरीन स्टूडियो की शुरुआत एक ऐसी सीट के साथ, जो सीट अपने आप में हॉट सीट है। 30 सालों से वहां बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार जिस परिवार के साथ यह सीट चल रही थी, वो परिवार कमल को छोड़ हाथ के साथ चला गया। और एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया, वो खिलाड़ी सियासी खिलाड़ी होता चला गया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उस खिलाड़ी के लिए एक नई पिच तैयार की और उस नई पिच पर बयानों के जरिए एक एक करके कितनी यॉर्कर और कितनी बाउंसर फेंकी, ये आज तय होगा। साथ ही क्या वाकई में इस सीट के साथ जहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्या वहां सियासी फिजा भी गर्म हो चली है? हम बात कर रहे हैं चूरू लोकसभा सीट की। उसके सियासी समीकरण क्या है, जातिगत समीकरण क्या है और वहां कौन से मुद्दे हावी होंगे सिंहासन में, आज बात उसी सीट की। तो सिंहासन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि दरअसल इस सीट पर मुकाबला किन किन दो प्रत्याशियों के बीच में है। वैसे अगर आप देखेंगे तो दोनों प्रत्याशी एक ही नजर आएंगे, लेकिन कमल का हाथ छोड़ के हाथ के साथ जाने वाले कसबा परिवार अब बीजेपी के खिलाफ मैदान में है। तो जरा सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि सीट पर किस किस के बीच में मुकाबला है। वैसे राजस्थान की सियासत में हर कोई जानता है, यह मुकाबला राहुल कसबा कांग्रेस की तरफ से और देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी की तरफ से पहली बार सियासत में हाथ आजमा रहे हैं, लेकिन बेहतरीन खिलाड़ी हैं और देश का गौरव है। जरा एक बार यहां के वोटिंग परसेंटेज को भी खंगाल लेते हैं कि यहां बीते 3 चुनाव के अंदर वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा है। तो जरा देखिए, यहां पर बीजेपी 2009 के अंदर 24.59% वोट यहां मिला, कांग्रेस को 23.77% वोट मिला। हम बात करें 2009 की, लेकिन 2014 जरा देखिए वोटिंग परसेंटेज ऑलमोस्ट डबल होता हुआ बीजेपी का। यहां बीजेपी को 52.63% वोट मिले, जबकि कांग्रेस के वोट परसेंटेज को आप देखेंगे तो 26.59%, यानी कि कुल वोटिंग परसेंटेज में कांग्रेस का बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। लेकिन ये जो साल है, ये साल दरअसल मोदी फैक्टर के साथ पूरे देश के अंदर एक अलग लहर, और उसी ने इस सीट पर बीजेपी के वोटिंग परसेंटेज को लगभग डबल कर दिया। 2019 में लगभग 5% का वोटिंग परसेंटेज और बढ़कर 59.59% हो गया, जबकि अगर आप कांग्रेस के वोटिंग परसेंटेज की देखेंगे तो 34.46% वोटिंग परसेंटेज 2019 में। इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी चोरू के अंदर फिर से पहुंचे। और आपको ध्यान होगा 2019 में एक नारा चला था प्रधानमंत्री मोदी का कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। दरअसल ये नारा प्रधानमंत्री मोदी ने चूरू की धरा से ही दिया था, लेकिन इस बार चूरू की धरा क्या कहती है, इस पर बात करने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ हैं और हमारे विशिष्ट संवाददाता दिनेश डांगी जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, शुरुआत आपके साथ। दो चेहरे हैं, एक चेहरा जो लंबे वक्त से बीजेपी का चेहरा रहा और दूसरा चेहरा जो लंबे वक्त से देश का चेहरा रहा। दोनों के बीच मुकाबले को कैसे देखते हैं? विजेंद्र, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया के दर्शकों का इस न्यूज़ टेक्स्ट स्टूडियो में स्वागत करते हैं। आज पहली दफ़ा यहाँ से शुरुआत हो रही है। थोड़ी देर पहले ही मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने फीता काट कर उद्घाटन किया था और एक कह सकते हैं राजस्थान में सबसे अत्याधुनिक स्टूडियो फर्स्ट इंडिया का अब तैयार हो चुका और आपके सामने है। बात चूरू की हो रही है, चूरू लोकसभा सीट की, और ये वो सीट जो इस वक्त जाट राजनीति के उफान पर है। 77 से यहाँ चुनाव हो रहा है जी। और सबसे प्रखर जाट नेता जो राजस्थान के रहे, जिन्हें किसान केसरी भी कहा गया, चौधरी दौलत राम सारण यहाँ से सांसद रहे, सबसे ज़्यादा सांसद बने। उनके बाद सबसे ज़्यादा सांसद बने राम सिंह कसवा। लेकिन दौलत राम सारण का अपना एक अलग व्यक्तित्व था, किसानों के बीच उनकी लोकप्रियता थी। और आज दो युवा चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। आपने बात की
नरेंद्र मोदी ने यॉर्कर फेंका, बाउंसर फेंकी और जेवेलिन भी फेंका। अब वो जेवेलिन कितनी दूर जाएगा चूरू की धरती पर, कितनी दूर नौहर भादरा तक पूरी तरह पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता, या कहीं रतनगढ़ तक आके रुक जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये चुनाव सबसे दिलचस्प चुनाव है राजस्थान का। वो इसलिए क्योंकि राहुल कस्बा जो लगातार 2 बार से सांसद भारतीय जनता पार्टी के, पूरा परिवार, कस्बा परिवार, वो अब कांग्रेस की तरफ मुड़ चुका है, हाथ के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं देवेंद्र झांझड़िया, आपने ध्यान होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी 2 प्लेयर्स चुनावी समर में उतरे थे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांसद बने, कृष्णा पुनिया चुनाव हार गई थी। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था, दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे। और अब राहुल कस्बा के सामने देवेंद्र झांझड़िया है। देवेंद्र झांझड़िया के लिए ये नया चुनावी अनुभव है, वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। और राहुल कस्बा ने अपने बचपन से ही अपने पिता का चुनाव देखा, अपनी माता का चुनाव देखा, पिता को सांसद बनते हुए देखा। योगेश जी, आप ये बात तो मानते होंगे 2019 के बीच में जो वोटिंग परसेंटेज की एकदम बम्पर पैदावार बीजेपी के अंदर हुई, उसमें मोदी फैक्टर एक बड़ा रोल अदा करता है। और वर्तमान स्थिति में चुनाव या तो मोदी के चेहरे के साथ या मोदी के चेहरे के खिलाफ लड़ा जा रहा है। वाकई में आपको लग रहा है कि चूरू के अंदर एक जो लेगेसी चली आ रही थी परिवार की और बीजेपी उसके साथ जुड़ी थी, कार्यकर्ता तो बीजेपी का मूल आज भी बीजेपी के साथ ही जुड़ा होगा, तो बहुत फर्क पड़ेगा इसका। देखिए, पूरा चुनाव तारानगर के उस चुनाव के आधार पर टिका है, ये टिकट भी उसी आधार पर कटा। और बाद में आपको ध्यान है राजेंद्र राठौड़ ने जयचंद का बयान दिया, उस जयचंद के बयान के बाद तथ्य बीजेपी के नेतृत्व तक पहुंचे और फिर राहुल कस्बा का टिकट कटा। और टिकट तब कटा जब कस्बा परिवार का ऊपर तक दबदबा, ऊपर तक रिश्तेदारी, उसके बावजूद टिकट नहीं आ पाया भारतीय जनता पार्टी से। और राहुल कस्बा क्या करते, कांग्रेस को लगा कि यार ये तो बहुत ही बड़ी ताकत हमारे हाथ में आ गई है, तो हाथों हाथ उन्होंने राहुल कस्बा को अपने हाथ से जोड़ लिया और हाथ का सिंबल दे दिया। अब यहाँ पर विधानसभा चुनाव की बात करें हम, तो रतनगढ़ में कांग्रेस जीती, तारानगर में कांग्रेस जीती, सुजानगढ़ में कांग्रेस जीती, नौहर में कांग्रेस जीती, और वहीं भारतीय जनता पार्टी चूरू में चुनाव जीती और एक भादरा में चुनाव जीती और एक जगह बहुजन समाज पार्टी राजगढ़ में चुनाव जीती। ठीक है, मैं अपने दर्शकों को जरा पूरा मैप ही दिखा देते हैं। मैप दिखाइए, चूरू लोकसभा का मैप दिखाइए, 8 विधानसभा जो इसके अंतर्गत आती है। सुजानगढ़ से शुरू करते हैं योगेश जी, क्योंकि दिनेश जी भी हमारे साथ हैं। क्योंकि जब हम सुजानगढ़ कहते हैं तो वो सिर्फ एक नाम नहीं है, आप देखिए ना कितने ज्यादा उसके अंदर गांव, तहसील और कितनी चीजें हैं, और ये सब अलग अलग वोट बैंक होंगे और जिनका विजन विधानसभा में अलग होगा और लोकसभा में अलग होगा। तो जरा यहां की बताइए कि सुजानगढ़ की स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए, सुजानगढ़ शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट है। आपको ध्यान होगा मास्टर भंवरलाल मेघवाल यहाँ से कद्दावर नेता रहे, विधायक रहे। अब उनके बेटे मनोज मेघवाल जो उपचुनाव भी जीते थे और विधानसभा का पिछला चुनाव भी जीते हैं। सुजानगढ़ कमजोर कड़ी है भारतीय जनता पार्टी की, किस तरह उसको साधा जाता है। सुजानगढ़ में जाट मतदाता निर्णायक है, सीट एससी की है, राजपूत बड़ी संख्या में मौजूद है और इसके साथ ही ब्राह्मण बड़ी संख्या में है। इसके अलावा मूल ओबीसी के मतदाता हैं। तो किस तरह से बीजेपी इसको साथ पाती है, और ये वो इलाका है जहां सालासर धाम भी। ठीक है, रतनगढ़ की बात करेंगे, लेकिन दिनेश डांगी जी, आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने सभा की है, अक्सर कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सभा में कोई ना कोई एक लाइनर ऐसा होता है, एक लाइन ऐसी होती है जो पूरे दिन हिट रहती है और अगले दिन अखबार की सुर्खियां होती है। चूरू की जरा पर प्रधानमंत्री मोदी की वो लाइन क्या थी? जी देखिए विजेंद्र, ये राहुल कस्बा को शुरू से पता है कि मुझे मोदी और प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोलना है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको पार्टी ज्वाइन कराई तो उन्होंने बगल में बैठकर प्रधानमंत्री की तारीफ की कि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे उन्होंने 10 साल सांसद बनने का मौका दिया। और उन्हें पता था कि ये चुनाव मोदी बनाम वर्सेज राहुल कस्बा करने की कोशिश करेंगे। तो आज मोदी ने वो बात वहाँ कही कि चूरू में देवेंद्र, ऊपर नरेंद्र। तो राहुल कस्बा पहले से ही ये बात कह रहे हैं कि भैया बीच में राजेंद्र तो हैं। इस चुनाव को वो राजेंद्र राठौड़ वर्सेज राहुल कस्बा मुकाबला बनाना चाहते हैं और उसी में लगे हुए, वो बिल्कुल इधर उधर नहीं भटक रहे और इस पूरे चुनाव को काका भतीजे की लड़ाई करार देना चाहते हैं। लेकिन दिनेश जी, एक और सवाल मेरा कि भाई एक परसेप्शन होती है, एक परिवार जो 30 सालों से वहां है उसके लिए जनता की एक अलग परसेप्शन है, और एक नया युवा जिसने देश का गौरव बढ़ाया उसके लिए कोई परसेप्शन नहीं है। और अमूमन हम देखते हैं कि जिनके लिए कोई परसेप्शन नहीं होते हैं उनके लिए जो शुरुआती तौर पर परसेप्शन बनती है वो अंत तक जाती है। विजेंद्र, ये बात सही है और राजस्थान में चूरू को थार का द्वार कहते हैं और पिछले 5 साल से कांग्रेस लगातार यहाँ पर चुनाव हार रही है। 98 में
नरेंद्र बुढ़ानिया है वो चुनाव जीते थे, उसके बाद 5 चुनाव लगातार हार रहे हैं। लेकिन तीसरी पीढ़ी कसवा परिवार की राजनीति में दीपचंद कसवा जो इनके दादा थे वो भी विधायक थे। जब शेखावाटी में योगेश जी है, बीजेपी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होता था, तब कसवा परिवार ने, इनके पिता ने बलराम जाखड़ जैसे कद्दावर नेता को उस दौर में उस दिग्गज नेता को चुनावी हार देके सबको चौंका दिया था। तो ऐसा नहीं है उनका टिकट जैसे 11 अन्य सांसदों का भी कटा है, लेकिन परिवार से देश भर में तो 100 सांसदों का टिकट कटा है, हर कोई थोड़ी ना पार्टी छोड़ के चला गया। लेकिन इस परिवार ने पाला ही बदल लिया टिकट कटने के। लेकिन अब वहां चूरू का चुनाव इससे पहले भी सिर्फ जाति और पार्टी को देखकर होता है, और करीब 5 लाख के आसपास जाट मतदाता है, निर्णायक वोट है 4.5 लाख, वहां पर दलित मतदाता दूसरे नंबर पर है, 2-2.5 लाख मुस्लिम मतदाता है। तो इन वोटों का क्या रुझान यहाँ पर रहता है? तो ये एक और विधानसभा को समझ लेते हैं, जरा मैप डालिए कि भाई जो लोकसभा सीट है, चूरू लोकसभा सीट, वो दरअसल 8 विधानसभा सीट से मिलकर बनी है। राजल देसर और इसको हम रतनगढ़ 23 नंबर जो सीट है योगेश जी, क्योंकि एक नई विचारधारा भी पनपी है देश में जिसमें जाति के आधार पर वोट पड़ती है, लेकिन एक अलग से जाति क्रिएट हुई है जिसको हम कहते हैं मोदी जाति, मोदी के नाम की जाति। तो ये जो इतना बड़ा एरिया है जिसमें ना जाने कितने इलाके हैं, वहां की फिजा क्या कुछ कहती है और यहाँ के निर्णायक वोटर्स क्या होते हैं। और मैं फिर बार बार कहता हूं कि भाई विधानसभा का परिणाम बहुत अलग होता है और लोकसभा की विचारधारा बहुत अलग होती है। राजेंद्र राठौड़ और देवेंद्र झांझड़िया को सबसे अधिक उम्मीद रतनगढ़ से हो सकती है। ये इलाका ब्राह्मण बहुल इलाका है जी। जीती यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है, पूछाराम गोदारा, 2 ब्राह्मणों की टक्कर रही और उसके बीच में पूछाराम गोदारा चुनाव जीते कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस ने प्रयोग किया ब्राह्मण को नहीं देकर और यहाँ जाट को टिकट दिया, और पूछाराम गोदारा तो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने जीत दर्ज कर ली। तो यहाँ कहा जाता है रतनगढ़ सीट आप जानते होंगे, हरिशंकर भावड़ा डिप्टी सीएम रहे थे, रतनगढ़ उनके लिए जाना जाता है, उनके नाम से जाना जाता है। फिर राजकुमार रेणुआ को यहाँ से शिफ्ट किया गया, सरदार शहर भेजा गया, अभिनेश महर्षि यहाँ चले। ये टेक्निकल फॉल्ट बीजेपी से हुआ और नतीजा ये सीट उनके हाथ से चली गई और कांग्रेस के हाथ में चली गई। अगर राजकुमार रेणुआ को यहाँ टिकट दिया जाता और अभिनेश महर्षि को सरदार शहर दिया जाता तो हो सकता है पिक्चर कुछ और होती, लेकिन गलती हो गई। और अब कहा जा सकता है कि रतनगढ़ का ये चुनाव, रतनगढ़ का ये जो पूरा विधानसभा क्षेत्र है, इससे बीजेपी को उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर जनसंघ और संघ का पुराना प्रभाव रहा है। ठीक है, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, सबसे पहले तो आपको भी मुबारकबाद, क्योंकि हम राजस्थान की जनता को एक नया स्टूडियो दे रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है न्यूज टेक स्टूडियो। भाई न्यूज खबर तो जीवन है, हमारा ध्येय है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टूडियो से उसको जनता तक पहुंचाना अब ये हमारी और प्राथमिकता में हो गया। चूरू सीट की जिक्र हम कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी जो आज आए, क्या पूरी फिजा को बदल कर चले गए और विधानसभा का जो मकड़जाल है उसको तोड़ते हुए लोकसभा का माहौल बना गए? आज भारतीय जनता पार्टी में जिस खेमे में जिस बात की चर्चा है वो आपको बता देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गार्जियन की जो वो बात करते हैं कि मेरे चेहरे पे चुनाव, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव होता है, वो गार्जियन है, वो दिखा दिया। क्योंकि जब राजस्थान पे इंटरनल चर्चा हुई भारतीय जनता पार्टी की, जिस पर ये चर्चा भी हुई कि अमित शाह ने सीएम को बुलाया देर रात, और देर रात 11:30 बजे बैठक भी हुई जिसमें चूरू एक सबसे महत्वपूर्ण सीट थी जिसमें चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाहिर तौर पे एक गार्जियन के रूप में चूरू की जिम्मेदारी लेते हुए चूरू आए, और क्योंकि इसकी तमाम बातें हैं चूरू में राजेंद्र राठौड़ और तमाम जो मुद्दे अभी चल रहे हैं, तो जो सारी ब्रीफिंग आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक बात कही उसका सार अगर समझे तो लंबे समय से जो चुनाव राहुल कसवा वर्सेस राजेंद्र राठौड़ हो चुका था, जो जाट वर्सेस राजपूत हो चुका था, उस पूरे चुनाव को आज इमोशंस में बदल दिया। उन्होंने कहा कि गरीब माँ के बेटे का सपना, एक गरीब माँ का सपना पूरा हुआ, उसके बेटे को मैं टिकट देना चाहता था, मैं खुद देना चाहता था। अपने आप में ये इमोशनल बात की। कांग्रेस कहती है कि डराया जाता है और कांग्रेस के लोगों को ले जाया जाता है। नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे कहा कि मोदी डरने वाला नहीं है। आप देखिए किस तरीके से जातिवाद के मुद्दे से हटाकर इमोशनल बात या राष्ट्रवाद, राम मंदिर के मुद्दे पर घेरा कि जब हम अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे तो कांग्रेस ने चुप्पी साधी हुई थी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कैसे सेना को, जवान को अपमानित करती है कांग्रेस। तो आप देखिए कि चूरू की धरती पर जाकर, और फिर कितना रेलेवेंट है
जब पिछली बार चुनाव प्रचार हुआ था तो वहां आकर चूरू से बताया था कि हमने कैसे घर में घुस के मुंह तोड़ जवाब दिया है। और एक बार फिर आज प्रधानमंत्री मोदी ने उस जातिवाद और जो अभी तक जैसे कहा जा रहा था कि बीच में राजेंद्र है, कहा जा रहा था राहुल कसवा वर्सेस राजेंद्र, देवेंद्र तो बाद में है, पर्ची सिस्टम, तमाम तरीके के जो लोकल इश्यूज थे उसको घुमाकर राम मंदिर की बात की, उसको घुमाकर पेपर लीक की बात कर दी, अपने कामों को गिना दिया, एक गरीब माँ की बात कर दी, उस इमोशन पे बात कर दी। और नरेंद्र मोदी खुद चाहते थे टिकट देना, तो यानी कि अब देवेंद्र को वोट करना मतलब नरेंद्र मोदी को वोट करना है, जाहिर तौर पे डायरेक्ट तरीके से कर दिया। तो ये पूरा इमोशनल जो उन्होंने बदला है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चिंता में जो 7 सीटें थी उनमें से जो चूरू सबसे ऊपर आता था बाड़मेर के साथ, तो कहीं ना कहीं वो चिंता कम हुई है। और ये इसकी रिपोर्ट 24 घंटे में दिल्ली जाएगी भी कि अब क्या रुख हुआ है, अब क्या बदला है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रंट पर आकर लीड लेते हुए अपने जो प्रत्याशी है, अपनी पार्टी है, उसको बचाया, क्योंकि राजस्थान से 25 की 25 पूरा करना ये जरूरत है। एक और चीज, क्योंकि जमीन की हकीकत बहुत अलग होती है और बीजेपी से एक नेता अगर चला जाए तो ऐसा नहीं होता कि पूरा कार्यकर्ता, पूरा कैडर उस इलाके का चला जाए, शिफ्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। दूसरा ये भी नहीं होता कि कोई नेता अचानक से जुड़ जाए तो पूरी की पूरी पार्टी उसके पीछे आकर खड़ी हो जाए। तो क्या जो कसवा परिवार की लेगेसी वहां बीजेपी के साथ जुड़कर मजबूत हो रही थी, जब बीजेपी से हटती है वो, तो क्या देवेंद्र झाझड़िया के साथ वहां का लोकल कार्यकर्ता जुड़ पा रहा है? क्योंकि अगर कार्यकर्ता जुड़ गया, पन्ना प्रमुख जुड़ गया, ब्लॉक अध्यक्ष जुड़ गया, तो फिर देवेंद्र झाझड़िया के लिए बाकी काम प्रधानमंत्री मोदी कर गए। देखिए जाहिर तौर पे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान का ही जिक्र ले लेते हैं क्योंकि उसी पे बात कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले बाकायदा जब सीएम के साथ बैठक हुई, सीपी जोशी से बातचीत हुई, तो यही कहा गया कि या तो कार्यकर्ता, देखिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जो गुजरात में जिस तरह की जीत दिलाई थी वो वर्कर ने जिताई थी। नरेंद्र मोदी का चेहरा था, ग्राउंड पे वर्कर था। अब दरअसल जब ये पूरा देखा गया कि ये 7 सीटें 8 सीटें क्यों अटकी हुई नजर आ रही हैं, तो ये 2 चीजें पता की गई। पहला कि वर्कर जो है शायद ज्यादा उत्साहित है, ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं। और एक दूसरा वर्कर ये कह रहा है कि अगर सरकार आ भी जाएगी, पहले भी आई है विधानसभा में, तो हमारा फायदा क्या। तो ये अंदर ग्राउंड लेवल पर दिल्ली में ये चर्चा की गई है उच्च स्तर पे कि वर्कर अभी तक घरों से नहीं निकल रहा काम करने, उसको एक्टिवेट करना होगा। और ये पन्ना प्रमुख जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके लिए भी कहा गया कि आप मैन टू मैन मार्किंग कीजिए। जो ये प्रभारी बनाए गए हैं, सह प्रभारी बनाए गए हैं, उनको ये कहा गया है कि आप इस पे जांच पड़ताल कीजिए। प्रदेश अध्यक्ष को ये काम दिया गया है क्योंकि वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए अलग तरीके से मैकेनिज्म हो रहा है कि कार्यकर्ता घर से बाहर निकले। पहला तो जब ये कार्यकर्ता घर से बाहर निकलेगा, अभी भी समय है वो, और फिर नरेंद्र मोदी ने जैसे कहा अपने के सारा काम कर ही दिया है आकर। इस बार कई सीटों पे जातिवाद और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बीजेपी को मात देने की संकेत मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मात खा रहा है, आपसी जो खींचतान है वो मात खा रही है। जैसे प्रहलाद गुंजल कोटा की बात कर लें, कोटा में ओम बिरला एक बड़ी शख्सियत है, तमाम चीजें हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, वर्कर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वर्कर किसके लिए काम कर रहे हैं, तमाम ऐसी स्थिति। और एक सीट नहीं है, ऐसी कई सीटें हैं। अगर हम बात कर लें महेंद्रजीत सिंह मालविया वाली सीट, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। हम आएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ योगेश जी भी जुड़े हैं। योगेश जी, क्योंकि इस सीट पर बहुत कुछ मायने रखता है और इस सीट पर हार जीत बीजेपी के लिए भी बहुत मायने रखती है, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या वाकई में इस सीट पर अभी और ज्यादा फोकस रहेगा जनता से जुड़ने का, और आपको लग रहा है कि बीजेपी की एक अलग मैन पावर इस सीट पर काम करती नजर आएगी? देखिए, मैं बहुत ही सादे शब्दों में कहूँ तो अगर चूरू में जाट रिफ्लेक्ट हुआ जी राहुल कसवा के कारण, तो उसका सीधा असर 3 सीटों पर पड़ने वाला है। वो सीटें चूरू, सीकर, झुंझुनू। ठीक। और अगर ऐसा नहीं होता, नरेंद्र मोदी की इस रैली जातिवाद से परे जाकर और एक अलग संदेश आज देकर जो गई है, तो मानिए कि आप देवेंद्र झाझड़िया आज से अब होते हुए हमें नजर आने लगेंगी। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात, यही वह चुनाव है जो राजेंद्र राठौड़ के लिए भी लिटमस टेस्ट की तरह है। ये वो चुनाव है, तारानगर की हार के बाद से ही राजेंद्र राठौड़ चूरू की राजनीति ही नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति में अगर उनको फिर से चमकना है, सुर्खियों में रहना है और एक बड़ी ताकत बननी है, तो देवेंद्र झाझड़िया की जीत उनके लिए बहुत अति आवश्यक है। तो ये चुनाव अपने आप में कहा जा सकता है कि, क्योंकि आपको ध्यान है
बीते चुनाव में बीजेपी के तमाम दिग्गज वहाँ से चुनाव हार गए थे। संजीव बेनीवाल ने लाज रखी, हरलाल सहारण ने लाज रखी, लेकिन बाकी तमाम दिग्गज चुनाव हार गए। तो ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि देवेंद्र झांझड़िया एक क्या तुरुप का इक्का साबित होंगे चूरू की सियासत में। और अगर चूरू अगर बैलेंस होता है तो पूरी शेखावाटी बैलेंस होती है, और अगर चूरू अनबैलेंस रहा तो फिर सीकर और झुंझुनू भी अनबैलेंस होगा। ठीक है दिनेश जी, मुद्दों की बात करते हैं। भाई इस सीट पर मुद्दे भी तो होंगे ना, चेहरों के ऊपर तो चुनाव लड़ा ही जा रहा है और राष्ट्रीय स्तर के चेहरों के ऊपर भी चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन जनता से जब बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि भाई कोई भी हो, हमें कम से कम ये हमारी मुद्दे हैं, ये हमारी समस्याएं हैं, इनको सोल्व करके दिया जाए। यहाँ के इश्यूज क्या हैं? विजेंद्र देखिए, बिल्कुल मुद्दे वहाँ पर काफ़ी है। जैसे फ्लोराइड युक्त पानी है, वो पानी काफ़ी तादाद में वहाँ लोगों के लिए परेशानी है। इसके अलावा पानी का काफ़ी संकट है, और जो पानी है वो काफ़ी तादाद में खारा पानी भी है, और वहाँ एग्रीकल्चर है बहुत कम होता है, पूरा किसान बाहुल्य इलाका है। इसके अलावा उद्योग, जाहिर सी बात है जब पानी मीठा नहीं है, पानी की कमी है, तो कल कारखाने और उद्योग है वो भी नहीं है, और रोजगार भी यहाँ बड़ा संकट है। लेकिन इस चुनाव में विजेंद्र वहाँ पर सारे मुद्दे इस बार गौण है। वो चुनाव 25 सीटों में से कह सकते हैं कि अलग प्रकार का चुनाव है, सबसे हॉट यहाँ पर मुकाबला है। जिस तरह 7 बार के विधायक तारानगर से चुनाव हारे और उनके समर्थकों ने कस्वा परिवार पर हार का ठेकरा फोड़ा, जिस तरह उनके समर्थकों ने। लेकिन इस सीट पर फिर भी अगर मार्जिन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मार्जिन कौन से चुनाव में रहा जो बीजेपी या कांग्रेस दोनों ही निशाने पर ले रही होगी कि भाई इतने मार्जिन से हमें जीतना है, इस मुकाबले में बना रहना है? यहाँ तो जीत ही इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, यहाँ तो जीत, मार्जिन इंपॉर्टेंट नहीं है। राहुल कस्वा के लिए भी जीत इंपॉर्टेंट है, तो देवेंद्र झांझड़िया और राजेंद्र राठौड़ के लिए भी जीत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, थोड़ा सा इतिहास में चल जाए तो यही वो धरती है चूरू की जहाँ चौधरी बलदेव राम मीणा नागौर में किसान केसरी का झंडा बुलंद किया, किसान जो कहा जा सकता है किसान सभा बनाई। लेकिन चूरू की धरती से जागीरदारी और सामंत प्रथा के खिलाफ हुंकार भरी गई थी। नरेंद्र बुढ़ानिया जो आज विधायक है, उनके दादा, उनके पिता, ये सब उस समय उस आंदोलन में शामिल रहे थे जो जागीरदारी और सामंती प्रथा के खिलाफ हुआ था। और नरेंद्र बुढ़ानिया जब अपना पहला चुनाव लड़ा था, मुझे अभी भी ध्यान है, वो यूथ आइकन थे उस ज़माने में, और राजीव गांधी, संजय गांधी की खोज थे, और तब उन्होंने एक गढ़ के अंदर सभा करने से इनकार कर दिया था जहाँ कांग्रेस की सभा होती हुई आई थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस गढ़ में सभा नहीं करूँगा, ये जागीरदारी सामंतवाद का प्रतीक है ये गढ़। और यही कारण रहा कि चौधरी दौलतराम सारण, कुंभाराम आर्य जैसे बड़े दिग्गज नेताओं ने। योगी जी, मेरे पास अब वक्त की कमी है, लेकिन डांगी जी हाँ या ना में बताइए, क्या राहुल गांधी की सभा हो सकती है चूरू में? जी देखिए, बिल्कुल ये बात कर रहे थे विजेंद्र, तो राहुल कस्वा इस चुनाव में एक मुद्दा ये भी बना रहे हैं कि मेरा मुकाबला एक सामंतवादी सोच से है, क्योंकि वो शेखावटी का इलाका है। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस के क्या था, पिछली बार से ये एक सीट कह सकते हैं कि बीजेपी की झोली में डाल देते थे, एक प्रयोग करते थे, लगातार अल्पसंख्यक को ये टिकट देते थे, मंडेलिया परिवार को ये टिकट देते थे, तो चुनाव एक ना के बराबर होता था, जाट सारे वोट इस बार मुकाबला बनाने की चले जाते थे। लेकिन इस बार खाता खोलने की उम्मीद है, क्योंकि उनके। ठीक है दिनेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगी जी आपका भी शुक्रिया।